जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में क्लास 6 के लिए हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 और एसएसटी में भी काम आएगा और सीटेट में भी एसएसटी पेपर 2 के लिए भी काम आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 ये है, देखिए एक ये है मानचित्र 1 और ये 2 मानचित्र 2। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनवाया था। अल इदरीसी ने कितने ईस्वी में बनवाया था? 1154 ईस्वी में बनवाया था। किसने? अल इदरीसी ने। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनवाया था। मानचित्र 2 है, किसने बनवाया था? 1720 में बनवाया था एक फ्रांसीसी ने। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनवाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं। दोनों नक्शे जो है एक ही इलाके के, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। जहां हम क्या ढूंढेंगे? उत्तर भारत। और श्रीलंका द्वीप का ऊपरी तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि जो है उत्तर प्रदेश का कन्नौज। उत्तर प्रदेश का कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। देखिए मानचित्र 1 जो है 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया। भूमि से जो समुद्र तक दिखाया गया है। आइए आगे देखते हैं। मानचित्र 2। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमित सर को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मानचित्र 2 ये है मानचित्र 2। 18वीं सदी के आरंभ में ग्विलाम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। ये एटलस के अनुसार ये उपमहाद्वीप है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। मानचित्र जो फर्स्ट में बनाया गया था, ये जो है पहला मानचित्र, ये जो बनाया गया था, इससे 6 साल बाद जो है ये मानचित्र बनाया गया था। कितने साल बाद? उससे 6 साल बाद, 600 साल बाद, 600 साल बाद जो है मानचित्र बनाया गया था। इस कला विधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी, जो काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। जो बारीक ब्यौरा जो दिया गया उसको देखकर बहुत आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। यूरोप के जो नाविक थे और उस वहाँ के व्यापारी थे, इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें। भीतरी इलाका जो है उन पर नज़र डालिए। क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखो, गंगा के मार्ग को देखिए। इसे किस तरह से दर्शाया गया है? इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? आप अपने कारण को एक नोट में लिखिए और कमेंट में हमको बताइए। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन विज्ञान भी बहुत बदल गया था। विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों
नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का उनको भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। उनको जो है पृष्ठभूमि बहुत जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है अगर इस समय के साथ सूचना भी बदलते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख जो है कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन। और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। भाषाएं जो है समय के साथ बहुत बदलती है, जिस प्रकार समय बदलता है और भाषा भी उसी प्रकार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। मध्य युग की जो है फारसी भाषा आधुनिक फारसी भाषा बहुत अलग है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। समय के साथ जो है अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आधुनिक जो है राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 13वीं सदी में किसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था? मिन्हाज ए सिराज ने। कितने सदी में? 13वीं सदी में। कितने सदी में? तो 13वीं सदी में किसने किया था? मिन्हाज ए सिराज ने। किसने किया था? मिन्हाज ए सिराज ने इसका पहली बार प्रयोग किया था, मिन्हाज ए सिराज ने। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसका आशय किससे था? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जो दिल्ली का जो क्षेत्र है उसके सुल्तान के अधिकार में जो आते हैं उसी के अथी में किया। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, जो है आने वाले क्षेत्र जो है बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। दक्षिण भारत का जो है जिक्र नहीं किया गया। समावेश मतलब मिलना। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में, इसके उल्टा जो है 16वीं सदी के शुरू में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। पशु पक्षी, उपमहाद्वीप के भूगोल और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किसने किया? 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा है, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। वो जो है राजनीतिक अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आजकल जोड़ते हैं। क्या आपको ऐसा कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं? कई सारे ऐसे अर्थ हैं जो अलग अलग संदर्भों में बदल जाते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी भी शब्द में जो है शब्द का प्रयोग करने से इस इतिहासकारों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे, क्योंकि बीते हुए दिनों में उन शब्दों के अर्थ जो है अलग थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। आजकल जो है विदेशी उसको कहते जो कि भारत से बिलोंग नहीं करते हो, किसी अन्य देश से बिलोंग करते हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समय उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। विदेशी कहलाता था। उस समय जो है कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे गांव का या समाज का नहीं हो, अगर वो हमारे गांव में आ जाए तो वह विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। ऐसे विदेशी को जो विदेशी गांव के नहीं थे, मतलब कि
उसके लिए हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, नगरवासी के लिए जो है वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते, एक दूसरे के लिए जो है विदेशी नहीं होते थे, जिसका संस्कृति और समाज जो मिलता जुलता रहता था। और तब तक के लिए आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं, जो है अलग अलग स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धनों के बारे में पढ़ा, हर्षवर्धन के बारे में जो है हमने पढ़ा पिछले साल में, मतलब कि क्लास 6 के क्लास में मैंने पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस पुस्तक में इस हिस्ट्री की किताब में क्लास 7 की किताब में हम पढ़ेंगे 700 से 1750 ईस्वी तक, लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 1000 वर्ष जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बीच। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। कई सारी बातें वैसे ही मिलेंगी जो कि अतीत में ही उसका प्रयोग किया जा रहा था। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। जो है सिक्कों, पुराने सिक्के जो है, शिलालेख जो उनको मिलता है, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण की कला कैसे बनाते थे उस समय, तथा लिखित सामग्री पर ही निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है, कुछ बातें जो है पहले से कुछ अलग है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है, जो है आश्चर्यजनक रूप से बहुत बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल जो है धीरे धीरे कम करने लगे। देखिए, कागज का मूल्य, उस समय कागज के मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी, जो है एक पुस्तक की प्रतिलिपि जो है उसकी जरूरत पड़ी। उसके पास उतना ही कागज नहीं था, इसलिए एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। एक पांडुलिपि को उसने धो दिया जो कि उसके पास कागज़ नहीं था, और वो इसलिए धो डाला क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया गया। पांडुलिपि को जो है सुखाकर उसका इस्तेमाल किया गया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। ठीक है, एक सदी यानी कि 100 साल बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ, कोई खाने की चीज़ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। तो कागज़ कब से अधिक महंगा था और अब आसानी से उपलब्ध था 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में। तो आप इसको नोट में बनाकर रख लीजिए। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्धि होने लगे। कागज जो है सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्धि होने लगे। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग जो है करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। पांडुलिपि जो है एकत्रित किया करते थे। पिछले क्लास में पांडुलिपि हम कहते हैं या किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जाके पिछले वाली वीडियो को देख सकते हैं। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। अभिलेखागार का भी हम के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो आप देख सकते हैं वीडियो को। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है।
मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। विस्तृत जानकारी मिलती है और उनका उपयोग जो है बहुत कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकलनवासी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। उस समय जो है छापे खाने यानी कि प्रिंटर का जो कारखाना नहीं था, इसलिए लिपिक यानी कि लिखने वाला या नकलनवासी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्राकृतिक बनाते थे, जो है प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में ही नहीं आती होगी, बात सही है। अगर आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर हो जाते हैं। कुछ छोटा मोटा ही होता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर हो जाते हैं। देखिए अभिलेखागार किसे कहते हैं। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं। सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अभिलेखागार होते हैं, जहां से अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। लेन देन और ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। चित्र एक जो है देखिए, यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। ये देखिए, ये पांडुलिपि है और ये नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर गुना 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनीचेयर कहा जाता है। लघु चित्र या मिनीचेयर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। स्पष्टता जो है प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। ये इतना आसान होता था कि उसको अलग करके और बेच लेते थे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। पांडुलिपि की जो है कॉपी करते हैं उसमें भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। फेरबदल जो है करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, कहीं कोई शब्द जो है और कहीं कोई वाक्य जो है फेरबदल करते थे। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग होगी, जो है एक दूसरे से बहुत अलग होगी। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। लेखक की ओरिजिनल जो है पांडुलिपि शायद ही मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। जो बाद में बनाया गया उसी पर हम निर्भर रहते हैं। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। जो कई बार जो है अपने ही मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। यानी कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार कि कौन से इतिहासकार थे? जियाउद्दीन बर्नी। कौन से इतिहासकार थे? जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत जो है 1356 ईस्वी में किया था और दूसरी बार या 2 वर्ष बाद यानी कि 1358 ईस्वी में किया था। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार आने वाली वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। 1971 तक जो है
ये पहली बार जो लिखा गया था 1956 में, इसकी जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था, कहीं लाइब्रेरी में जो है ये दबा हुआ था, तो इसलिए उसको नहीं मिला। देखिए चित्र 2, ये है चित्र, ये चित्र 2। लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकता है। लिखावट की अलग अलग शैली जो है उनको पढ़ने में, ये देखिए फारसी और अरबी कहीं कठिनता हो सकती है। नस्तलीक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धाराप्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी की जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सशक्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। तो ये सब कई कठिन होते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 यानी कि 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, कई सारे चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए, कई सारे परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेय शास्त्रों, बारूद वाले यानी कि बारूद वाले हथियार, अग्नेय शास्त्र मतलब बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे, परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। ये कई सारे का टाइम रहने की काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था, यानी कि गतिशीलता भी हो गया था, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान लोग आते जाते थे। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। लोगों की अक्सर जो है अवसर की तलाश में, यानी कि अवसर की तलाश में झुंडों के झुंड जो है दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। जिन समुदाय का जो है बढ़ा था, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत यानी कि अर्थात राजा का पुत्र। राजपूत का अर्थ क्या होता है? यानी कि राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे, जो है क्षत्रिय होने का, यानी कि जो दावा करते थे। 8वीं और 14वीं सदी के बीच, यानी कि 8वीं और 14वीं सदी के बीच आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए किया जाता था जो कि क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। अलग अलग शासकों की सेवा में जो है सेवारत थे, यानी कि कार्यरत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिव्यक्ति का गुणगान करते थे, स्वाभिव्यक्ति का जो है गुणगान करते। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने अवसरों का लाभ जो है मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ यानी मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति, कायस्थ जो है मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। इस काल के दौरान जो है जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। खेती का इलाका जो है बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्र में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ, तेजी से और पूरा ही हुआ। पर
पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। ये मजबूर होकर अपना स्थान जो है छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कुछ और वनवासी जो जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। बड़े और जटिल समाजों के जो है अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, उन्हें कर देने थे, और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ के पास जो ज़्यादा उपजाऊ जमीन होते थे। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्ज दिया जाने लगा। जो जैसा काम करते थे उनको वैसा दर्ज जो है दिया जाने लगा, उनको दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे, ये दर्जे जो अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितने सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। उसके जो है दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कई दर्जा हो सकता था, एक ही जाति के किसी क्षेत्र में कई दर्जे हो सकते थे, और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। जातियां जो है स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। इन नियम का पालन जो है बड़े बुजुर्ग लोग करवाते थे, जिसे कुछ इलाके में जाति पंचायत कहा जाता था। जाति पंचायत जो है, इस नियम को जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों में रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। जो रीति रिवाज बना था उनका भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था, जो है मुखिया का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होती थी। मिल मिलाकर जो एक छोटी सी इकाई पर होती थी। ये पर्यावास किसे कहते हैं? पर्यावास। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है, उसे पर्यावास कहते हैं। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण है? ये सब लिखिए, एक नोट में लिखिए या तो कमेंट कीजिए। अब ये पढ़ते हैं क्षेत्र और साम्राज्य, अध्याय 2, यानी कि आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे चोल। तुगलक अध्याय 3 में पढ़ेंगे तुगलक, या मुगल अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 तक उसने जो है राज किया। गियासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति यानी कि प्रस्तुति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए, यानी कि आगे क्लास में हम देखेंगे, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो है एक विशाल शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल यानी कि गौर से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी कि गज्जन तक फैला हुआ था। गजनी के गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी कि द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। जो उनकी सेना के आगे जो है पलायन कर जाते थे। देखिए बलबन, गियासुद्दीन बलबन का कार्यकाल कितना था? 1266 से लेकर 1287 तक। ये एक क्वेश्चन हो गया। उसकी प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति में एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो है एक पूर्ण विशाल शासक का दर्जा दिया गया है। आगे देखिए मानचित्र 3, ये मानचित्र 3 है। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित
मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, ये भी दिल्ली आने वाले प्रांत जो है ये सभी है। सिंधु नदी है, यहाँ पे सिंधु नदी है, सतलज नदी है, चंबल नदी है, नर्मदा नदी यहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी इधर है, गोदावरी इधर है। तो आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं, भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार जो है क्यों करते हैं। भाषा और क्षेत्र, चलिए पढ़ते हैं भाषा और क्षेत्र के बारे में। सन 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा, इस देश के हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री यानी कि दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, गुजरी यानी गुजरात में, मारवाड़ी यानी तमिलनाडु में, गौड़ी यानी बंगाल में, अवधी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी यानी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी, इन भाषाओं के विपरीत उल्टा जो है एक संस्कृत भाषा भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं, जो कि किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है यानी कि पुरानी भाषा है, जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं, जिसे केवल जो ब्राह्मण लोग जानते हैं और आम जनता इसको नहीं जानती है। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए, जो एक नोट में जो है एक भाषाओं की सूची बनाइए, और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है, उल्लिखित क्षेत्रों में जो है आजकल बोली जाती है। जो नाम एक से है, जो नाम जो है एक से है उन्हें रेखांकित कीजिए, और जो नाम भिन्न भिन्न है उनके विचारों को घेरा दीजिए, जो है भिन्न भिन्न विचारों को घेर दीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि समय के साथ भाषाओं का नाम बदल गया, समय के साथ जो है भाषा भी नाम भी बदल गए हैं। क्या आपको लगता है? अगर लगता है तो लिखिए, कमेंट कीजिए। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, भौगोलिक आयाम जो है तय हो चुके थे, और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट होगी। तो उनकी भाषा और अपनी सांस्कृतिक विशेषता जो स्पष्ट होगी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। अध्याय चैप्टर नंबर 7 में, जो क्लास 7 में है उनकी बारे में मिलेगी, जो पढ़ेंगे उसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे, ये क्षेत्र जो है विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी, कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला। कभी कभी जो है खिलजी, चोल, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैल गए। एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे, फैलकर जो है एक विशाल साम्राज्य भी बना लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते, समान और स्थिर नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी में जो है मुगल जो है पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, जो क्षेत्रीय राज्य जो है फिर से उभरने लगे। अध्याय 8 में पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य जो कैसे उभरे थे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, जो कई वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय यानी कि सभी क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उसके क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी, जो है उनकी प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था, छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी, इन क्षेत्रों को जो है विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है, जो भिन्न जो है और एक दूसरे से समान है। ऐसी परंपराएं हमें
प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से 750 के बीच के 1000 वर्षों में, यानी कि सन जो है 700 से लेकर 1750 के बीच में 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी, जो कटकर अलग अलग नहीं हुई थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, उनकी विशेषताएं अपनी बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। समन्वय और उनकी क्षेत्रीय शासकों का ताकत भी उन पर प्रभाव डाल रहा था। पुराने धर्म और नए धर्म। इतिहासकार जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। धार्मिक परंपराओं में कई सारे परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस अवस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों को सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्था में भी परिवर्तन होता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इसमें भी जो है इस युग में महत्वपूर्ण चेंजेस आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता हुआ महत्व तथा बढ़ती हुई सत्ता। ब्राह्मण का जो है बहुत अधिक महत्व दिया जाता है हिंदू धर्म में। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। संस्कृत ज्ञान जो है सिर्फ ब्राह्मणों का होता था और उनका बहुत आदर करते थे। इनके संरक्षक थे नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। संरक्षक किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार यानी शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसे संरक्षक कहते हैं। चलिए डिजिटल क्लास जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। क्लास 8 में जो हम पढ़ेंगे उसमें इसकी जानकारी हमको मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ था। इस उपमहाद्वीप जो है नए नए धर्मों का आगमन हुआ था, यानी कि आया था। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। कुरान शरीफ का संदेश जो है भारत में पहले 7वीं सदी में, यानी कि 600 कुछ ईस्वी में, और प्रवासियों के जरिए तक पहुंचा। 7वीं व्यापारियों और अप्रवासियों के, व्यापारी जो थे और अप्रवासी थे, उसके जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, बात सही। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, चाहे वह सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, उसको गले लगाती है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा का संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति
इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे, अलग अलग जो है व्याख्या करते थे। मुसलमानों के में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों को विधि सम्मत नेता मानते थे, विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? खलीफा कहलाते। इसका नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते। आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत थे, हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत थे जिसकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है, विभिन्नताएं अलग अलग देखने को हमको मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करते हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। इतिहासकार जो है कभी केवल घड़ी कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, जो कई सारे चेंज हैं उनको भी दिखलाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों या युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। समय का अध्ययन जो है कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत इतिहास को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। किसने? अंग्रेज इतिहासकार ने। कौन कौन से थे? पहला था हिंदू, दूसरा था मुस्लिम और तीसरा था ब्रिटिश। यह विभाजन किया गया था, 3 विभागों में किया गया था। यह विभाजन इसलिए किया गया था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। शासकों का धर्म ही जो है एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आते हैं। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा होती है, कि जो है इसकी भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। इस काल को जो है आज बहुत कम ही इतिहासकार जो है स्वीकारते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। अधिकतर इतिहासकार जो है जिसकी कैसी आर्थिक व्यवस्था है, और सामाजिक कारकों के आधार पर वो किस समाज से बिलोंग करते हैं, और विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे, क्लास 6 में जो हम हिस्ट्री पढ़े थे, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। क्या था? कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस काल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू, इस्लाम धर्म के विकास, और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास में ये 1000 साल उनके बदलावों के साक्षी रहे हैं। 1000 साल और उनके बदलावों के जो है साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। 16वीं और 11वीं शताब्दी जो है 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफ़ी अलग थी। इसलिए
इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं था। ऐतिहासिक रूप में जो देखा जाए तो समस्या से खाली नहीं था, कई सारे समस्याएं होती थी उस समय। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। मध्यकाल की तुलना प्रायः जो है आधुनिक मानी मॉडर्न युग से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। भौतिक प्रगति का जो है भाव इससे जुड़ा हुआ है। इससे आशा यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी तथा मध्यकाल जो है रूढ़िवादी था। मध्यकाल कैसा था? रूढ़िवादी। और उस दौरान कई परिवर्तन हुआ ही नहीं, उसके दौरान जो है कई सारे परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे, प्रायः जो है चेंजेस आते रहे, और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। जो यूरोप के व्यापारी थे उनको भी अट्रैक्टिव कर दिया, आकर्षित कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ाते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, उन पर भी ध्यान देते चलें। और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जो पिछले क्लास 6 में जो पढ़े थे उसकी भी तुलना कीजिए। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं, कि कहाँ चेंजेस हुए हैं और कहाँ नहीं। और आज आपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है, और कुछ बदला गया है या तो वैसा ही है। चलिए आज की क्लास में इतना कल्पना करें। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अमित सर। अगली क्लास में हम मैराथन की क्लास लेंगे, सिर्फ अभी रीडिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।